इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th हिंदी अंतरा भाग 1, जिसका हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, टॉर्च बेचने वाला। लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। तो सबसे पहले हम लोग हरिशंकर परसाई जी के बारे में कुछ पढ़ेंगे, उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, उनका परिचय लेंगे। उसके बाद से अपने कहानी पर जाएंगे। कहानी का नाम है टॉर्च बेचने वाला। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसको। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1947 में जब देश अपना आजाद हुआ तो स्वतंत्र लेखन में जुट गए। उन्होंने जबलपुर आपको वहीं पे पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। वहां से किस नाम से? वसुधा नाम से। परसाई ने व्यंग्यत विद्या मतलब व्यंग करने वाला, तर्क देने वाला, तो व्यंग्यत विद्या को साहित्य प्रतिष्ठा प्रदान की और उनके व्यंग लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह बताती है कि वे समाज में कई विसंगतियों, जो संगति होता है ना गलत सलत, तो विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं और उनके व्यंग गुदगुदाते हुए पाठक को झकझोर देने में सक्षम होते हैं। भाषा, अब देखो भाषा कौन सा बोलते हैं, तो भाषा प्रयोग में परसाई को असाधारण कुशलता प्राप्त है। असाधारण, जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। वे प्रायः बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सत्कर्ता से करते हैं। सत्कर्ता क्या होता है? पुराने से बोलचाल जो होता है ना, एकदम बढ़िया से बात करेंगे भैया, आपको एकदम आदर सत्कार देकर कौन सा शब्द कब और कैसा प्रभाव पैदा करेगा, इसे वे बखूब जानते हैं, खूब बढ़िया जानते हैं। परसाई ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिर। उसके बाद से कहानी संग्रह है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। फिर उपन्यास लिखते हैं, उपन्यास बहुत ज्यादा है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत और पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध आता है। इनका निबंध क्या था? वैष्णव की फिसलन। किसका? वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। ये उनका निबंध खत्म होता है। फिर उसके बाद से व्यंग्यत लेख जो लिखते हैं, उसका संग्रह साहित्य जो था परसाई रचना के रूप में 6 भागों में प्रकाशित किया गया है। किसमें? परसाई रचनावली, ये किताब है, आप जाकर मार्केट में खरीद सकते हैं। आज तो ऑनलाइन मीडिया में भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो। लेकिन ऑनलाइन पढ़ता कौन है? ले तो लेते हैं, पढ़ता कौन है? यहाँ संकलित रचना टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रति के माध्यम से परसाई ने अवस्थाओं के बाजीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। मतलब यहाँ पर बताया गया है धार्मिक पाखंड और हमारे बाजारीकरण में क्या क्या अवस्थाएं हैं, क्या त्रुटियां हैं, उसके बारे में यहाँ पर गहरी तौर से समझाया गया है। आप समझोगे तो वहां पर टॉर्च बेचने का 2 अलग अलग मतलब समझ में आएगा, 2 अलग अलग अर्थ निकलेगा। यही बोलता है कानून किसका? परिभाषी का कानून, समानार्थी का कानून, लॉ ऑफ सिनोनिम्स, यही बताता है। अब देखते हैं टॉर्च बेचने वाला। वह पहले चौराहे पर बिजली के टॉर्च बेचता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे, मतलब इतना दिन तुम कहाँ थे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब दिया था कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? फिर उसने जवाब दिया, वह काम बंद कर दिया, अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अव्यर्थ मालूम होता है। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो क्या?
जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। क्या आता है? हरामखोरी पर। आगे लिखा जाता है, किससे दीक्षा ले आए? मेरी बात से उसे पीड़ा हुआ। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए, आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मांगना बंद हो गया है? क्या उधार मिलना बंद हो गया है अब? आगे है, क्या साहूकारों ने ज्यादा तंग कर रखा है? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? आत्मा में टॉर्च कैसे जला गया? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक घटना हो गई है जिसने जीवन बदल दिया है, उससे मैं गुप्त रखना चाहता हूं, पर क्योंकि मैं आज ही यहां से दूर जा रहा हूं, इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूं। फिर टॉर्च बेचने वाले ने वहां पर जवाब दिया। उसने बयान शुरू किया, बताना शुरू किया। 5 साल पहले की बात है, मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा हुआ था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल सामने खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें? हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार, इस सवाल के पांव जमीन में गड़े हुए हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाए, मतलब इसको छोड़ दिया जाए, क्या दूसरी बात किया जाए। फिर आगे यहाँ पे होता है, हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार, यह सवाल जो है लटकेगा नहीं, मतलब ये खत्म नहीं होने वाला है। चलो इसे हल ही कर देते हैं। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इस वक्त जहां बैठे हुए हैं, हम इस वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ते हैं। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिलेंगे। दोस्त ने कहा, यार, साथ ही क्यों न चलते हैं? लेकिन मैंने कहा, नहीं, किस्मत जो है आजमाने वालों, ठीक है, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी है, सब में से अलग अलग दिशा में जाते दिखे हैं। हमें साथ जाने में किस्मतों से टकराकर उनके टकराव टूटने का डर होता है। तो साहब, हम अलग अलग चल पड़े, वहां से अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू किया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता था और बहुत नाटकीय ढंग से कहता था, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होते जा रही है, अपना ही हाथ नहीं बुझता यहाँ पर, मतलब अंधेरे में अपना ही हाथ नहीं दिखता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों के बंधन से जाते हैं, कांटों से लग जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, घुटने से खून बहने लगते हैं। उसके आसपास भयानक अंधेरा तो है ही, भयानक अंधेरा तो है ना, भयानक अंधेरा है। शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं। अंधेरा सबको निगल जाता है, अंधेरा घर में भी है। आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह वहीं पर मर जाता है। आपने तो देखा ही होगा साहब, आपने तो देखा ही होगा कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते हैं और भारी दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते हैं। आदमी को डराना कितना आसान है, कितना आसान है। लोग डर जाते हैं, तब मैं कहता हूं, भाइयों, यह सही है कि अंधेरा है, मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूं। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधेरे को दूर कर देगा, अंधेरे को भगा देगा। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को
जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें, हाथ उठाएं। साहब मेरे टॉर्च बिक जाते हैं और मैं मजे में जिंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया क्या मुझे? यह अब वह का समझना, जब ये सब हो गया कि नहीं आया, अब वह इस आसार संसार में ही नहीं है। मतलब हमें भूल गया कि नहीं आना चाहता है, कि इस संसार में नहीं है, मर गया। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा, सब काम धंधा छोड़कर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक शाम को जब मैं एक शहर की सड़क पर चल रहा था, मैंने देखा कि पास में मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हुए हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठा हुआ है। वे खूब पुष्ट हैं। सवारी हुई लंबी दाढ़ी, बढ़िया दाढ़ी था उसका, तो लंबी दाढ़ी और पीठ पर लहराते लंबे केस हैं। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। बैठने के बाद भव्य पुरुष जो था सामने, जो बोल रहा था, भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने में कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई दे रही है और जिसे वे भाषण दे रहे हैं। सुन रहे बोल रहे हैं। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूं। उसके भीतर कुछ बुझ गई है, कुछ बुराइयां है। यह युग ही अंधकारमय है। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने अंदर, अपने उदर में छुपा लेगी। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह पथभ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंदर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा, यहाँ पर समझना, मानव आत्मा अंधकार में घुलती जा रही है। मैं देख रहा हूं मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रासद हो गया है। इसी तरह वे बोलते हुए और लोग स्तब्ध सुनते गए, मतलब चुपचाप सुन रहे थे। समझो कितना बड़का मूर्ख होंगे ना, ये सब सुन रहे थे। आगे यहाँ पर बताता है कि मुझे हंसी छूट रही थी। 1-2 बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रद्धालुओं ने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत में पहुंचते हुए कहते हैं, भाइयों और बहनों डरो मत। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है। मतलब समझना, मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देता हूं। अंधकार में प्रकाश है, अंधकार में प्रकाश की किरण है। अंधकार कुछ भी रहेगा, अगर प्रकाश का किरण रहेगा सब ठीक है। जैसे प्रकाश में अंधकार की लालिमा है, थोड़ा सा चंद्रमा का लाइट अंधकार में नहीं दिखता है, उसी प्रकार प्रकाश भी है, प्रकाश बाहर नहीं है। प्रकाश भी है लेकिन प्रकाश बाहर नहीं है। उसे अंतर में खोजो, अपने अंदर खोजो। अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। शरीर के अंदर जो ज्योति है उसको जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूं। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूं। हमारे साधना मंदिर में आकर, साधना मंदिर उनका था, तो साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब अब तो मैं खिलखिला कर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धमकी देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा और उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बहुत दाढ़ी बड़ा था, इसलिए मैं थोड़ा झिझका। पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी, मैं तो उसी मौलिक रूप में था जिस मौलिक रूप में मेरे दोस्त ने हमें देखा था। उन्होंने मुझे पहचान लिया, बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने की
बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले पर कोई बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, मतलब बंगले पहुंचने से पहले बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी, वहीं पर देखेंगे। मुझे याद आ गया है कि वहां ड्राइवर है, इसलिए बात नहीं करना चाहते थे। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा, क्या भव्य पुरुष था। उस वैभव ऐश्वर्य को देखकर मैं थोड़ा झिझक पड़ा, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया है रे, बिल्कुल बदल गया है। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत कर्म है, परिवर्तन ही इस जीवन का नियम है। ये ऐसा बात बताकर फिलोसफी झाड़ता है। अरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे, यही ना बोलेंगे। मैंने कहा, अरे साले, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने कहा साले फिलोसफी मत बघार, फिलोसफी मत झाड़ मेरे पास। यह बात कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली, ये बता, 5 साल में इतना दौलत तूने कैसे कमाया। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते थे, इन सालों में क्या करते थे। मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता था। सब बचा, यहाँ पर मालूम चलता है टॉर्च बेचता था। सच बता, सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है। कौन बोलता है, जो दोस्त टॉर्च बेचता था वही पूछता है, क्या तुम भी टॉर्च का व्यापारी है, सच बताना। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते थे। मैंने जवाब दिया, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता था। तू सच बता, क्या तू भी टॉर्च बेचता है, क्या टॉर्च का व्यापारी है। उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है, क्यों लगता है। मैंने फिर जवाब दिया, उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ, तू भी सभी लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा, मैं साधु हूँ, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कह लो, तुम कुछ भी कह लो, बेचते तुम भी टॉर्च ही हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन पर कैसे हैं, तुम्हारे मेरे प्रवचन कैसे हैं, लेकिन एक जैसे हैं। कैसे हैं, एक जैसे हैं। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने, साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी, तुम्हारे से आदमी ने हजारों में कभी भी यह कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है, कि फैलेगा, कभी नहीं कहा है। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूं कि अंधकार छाया है, अंधकार छाया है, बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है। अपने दोस्त से पूछा कि बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर लगा दिया था। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है, मेरा कंपनी सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान, कहाँ है तेरी दुकान। नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज्यादा बिक्री है क्या उसकी। ऐसी बातों को बताता हूँ। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिलती है। तू 1-2 दिन रह जा तो मैं तुझे सब समझा दूंगा। तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, बोला, बस 1 महीने की देर है और है, 1 महीने की देर और लगेगी। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे। उसने कहा, धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। तो यहाँ पर कंपनी बदलने का काम चालू हो गया कि अब टॉर्च बेचकर दूसरा काम करेंगे। यहाँ पर अपना प्रश्न और अभ्यास चालू हो जाएगा। तो प्रश्न और अभ्यास में आप यहाँ पर समझ सकोगे, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप
क्यों रखा। 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात दिन परिस्थितियों में और कहाँ होती है। पहला दोस्त मंच पर किस रूप में प्रकट होता है, किस रूप में था, और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था। तो ऐसे ही से प्रश्न का तो सवाल का जवाब हमें देना है ना, दूसरा सवाल थोड़े आता है जी हमारे लिए। और यहाँ पर बाकी सब नहीं है, क्योंकि जितना भी प्रश्न आता है ना आपको एग्जामिनेशन में भी, सब अंदर से पूछे जाते हैं। ये आपका सामने वाला कोई नहीं पूछता है। आप एक बार कहानी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई क्या कर लेगा। शब्दार्थ और टिप्पणी यहाँ पर देखिएगा। गुरु गंभीर वाणी विचारों से पुष्टवाणी, मतलब आप यहाँ पर शब्दार्थ को पढ़ लेना एक बार, आपकी जरूरत के लिए है, आपके ही लिए है। आप नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक, पढ़ोगे तो भी ठीक। सनातन का मतलब सदैव रहने वाला, हमेशा रहने वाला। सनातन का मतलब सदैव रहने वाला, शाश्वत, चिरंतन, हमेशा रहने वाला। तो शाश्वत बोलो चाहे सनातन बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या होता है? दोनों का मतलब एक ही होता है। हमारा धर्म शाश्वत है, हमारा सनातन धर्म है, मतलब हम शाश्वत हैं। इस प्रकार की बातें बोला जा सकता है। यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। फिर अगला पाठ हम पढ़ेंगे गुंगे, जिसका लेखक का नाम है रांग्य राघव। तो चलिए मिलते हैं अगले पाठ में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। आपको जो भी तकलीफ है, दिक्कत है, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैसेज कर दिए, मेल कर दीजिए, विद इन 24 आवर में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा।